जेड इफेक्टिव दिया था साइंटिस्ट, स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल, ठीक है। चलिए कंसेप्ट देखिए, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर इसमें कुछ लिख पाऊंगा। ये कोई एटम है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज। तो एक बार के लिए मान लेते हैं अपन सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन है, बाकी कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा होता नहीं है। या फिर मान लीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। यस यस सर। यस तो मान लीजिए अभी जब बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन है, तो एफ इनिशियल केस जो मान लीजिए फोर्स जो है वो 10 न्यूटन मान लेता हूँ, एक ऐसे फोर्स, ऐसा रैंडम वैल्यू है, 10 न्यूटन होता है नहीं सच में, जस्ट एक केस वैल्यू ले रहा हूँ आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। जब कोई भी बीच में नहीं है, पूरा खाली है, पूरा क्या कहते हैं, पूरा ऐसा मैदान खाली है, इनके बीच में कोई नहीं है, तो फोर्स मान लिया 10 न्यूटन, ठीक। अब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लिया, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 कुछ ऐसे, जस्ट ऐसे रैंडम लेना, 6 मान लिया। अब मेरे को बताइए, अब जब और भी इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, तो मेरे को बताइए इस इलेक्ट्रॉन का, मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ हर बार, इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ 10 न्यूटन ही रहेगा, या 10 से ज्यादा हो जाएगा, या 10 से कम हो जाएगा। अब देखिए, कम कम होगा। कम कम हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है कि कम हो जाएगा। हाँ यस अब सर। सवाल है, Yes. अब सवाल है जो क्या नाम है इसका, निवेदित, समझ में आ रहा है तुमको। यस सर। ठीक है, तो अब सवाल है क्यों कम हो गया, कौन बताएगा। सर क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस से। डिस्टेंस, अरे भाई गलत, पहले भी वही था, अभी भी वही है। सर सर, क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट उसके हो बीच में आ जाएगा। गए। एक मिनट को एक बोलिए, पहले कौन स्टार्ट किया था, सर बताओ। मैं बात तो कल पार्थो, हाँ पार्थो बोलो। सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो जो फोर्स है न्यूक्लियस से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसमें जो सिंगुलर जा रहा था वो कम हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियस का फोर्स है ना, ये एक्चुअली माँ के प्यार जैसा है, 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ना ना, माँ के तरफ से कम नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियस की तरफ से कम नहीं होगा। और कोई बताए। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे क्या वो शेल में? इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। कंप्लीट हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है तो वो फोर्स कम करा देगा। सर पहले भी इसी इलेक्ट्रॉन का फोर्स लिखा है, और एफ फोर्स, अब नया फोर्स, ये हो गया इनिशियल और ये फाइनल मान लीजिए, एफ फोर्स फाइनल। अब आप बोल रहे हैं कि 10 न्यूटन से कम हो जाएगा, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 6 न्यूटन, ठीक है, ऐसे ही मान लिया वैल्यू। तो इनिशियल केस क्या था, इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, सिर्फ यही था। अब क्या माना है कि इसी इलेक्ट्रॉन का फोर्स इस केस में जब अंदर भी इलेक्ट्रॉन आ गए तो कम हो जाएगा। मैं सवाल है क्यों, सबने बोला था कम हो जाएगा कम हो जाएगा। सर बताइए। क्योंकि जो फोर्स न्यूक्लियस का फोर्स था वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा कैंसिल आउट कर देंगे, जो अंदर वाले हैं वो। क्यों कैंसिल आउट कर देंगे। सर क्योंकि अपोजिट चार्ज है उनका। हाँ, ये बेसिक सा चीज नहीं बोल रहा है कोई है? आप भी बोल रहे हैं तो धीमा धीमा मेहरा के जिसको बोलते हैं ना, मेहरा के बोलना पता नहीं सही है गलत है,
अरे भाई न्यूक्लियस ने अपना फोर्स नहीं कम किया, न्यूक्लियस बराबर अट्रैक्ट कर रहा है सबको, बट वो जो मैं बोला भी आप लोग को, न्यूक्लियस अपना फोर्स नहीं कम कर रहा, बट इस इलेक्ट्रॉन के पहले इनिशियल केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई था क्या, कोई विलन था No, क्या, sir. विलन नहीं। नहीं। No. और फाइनल केस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए उसके रास्ते में, इनके बीच में, तो इलेक्ट्रॉन के भी Yes. मतलब जो अंदर आए उससे भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये आपस में रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करेगा तो क्या अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही रह जाएगा क्या फाइनल No, sir. No. नेट फोर्स। मतलब मान लो अभी भी 10 न्यूटन से कर रहा है अट्रैक्ट, डिस्टेंस तो नहीं चेंज हुआ है, डिस्टेंस सेम है, 10 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है, 4 न्यूटन से रिपेल करा दे रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया 6। हाँ, क्लियर है, ठीक है। तो Yes, sir. ये जो इंटरप्रिटेशन, दिस इज व्हाट, ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है? Qualitative. क्वांटिटेटिव। फिलहाल जो Quantitative. अभी हम लोग जो फिलहाल कर रहे हैं ये देख क्वालिटेटिव है, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, तो जस्ट एक्चुअल है। क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं कि कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा, वो फोर्स कितना होगा ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ये हम लोग सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटेटिव। अब सीखेंगे कि अगर वो कम हो रहा है तो कितना कम होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कितना कम होगा, 3 रहेंगे तो कितना कम होगा, 4 रहेंगे तो कितना कम होगा। अब पूरे एक एक केस देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो है मैं इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन देख रहा था न्यूक्लियस के साथ, जब इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो ज्यादा रहता, बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉन एटम ऐसा दिखता है कि बीच में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है एक्चुअल में उतना फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ रहा है क्या हेडिंग से? न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है? अच्छा हेडिंग तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर चार्ज? बताइए। एनीवन? सर जो न्यूक्लियस का टोटल चार्ज रहता है वो और न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से रहता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन, एग्जैक्ट। तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज हो गया प्रोटॉन का चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या कि अगर बीच के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो एक पर्टिकुलर ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, बट क्योंकि बीच में भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन, बीच वाला इलेक्ट्रॉन जो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, सर 2 मिनट पहले आपने क्या पढ़ा, थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। कौन बोल रहा है? हमें? नो सर, बात तो नेटवर्क का प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, अभी कोई वेटिंग नहीं है ना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियर चार्ज, पहले मैं पूछा व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? तो न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से, Yes. ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज के आगे एक वर्ड लगाओ, इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या हो गया? तो एक न्यूक्लियस है, उसके सामने क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो अगर बीच में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, ये वाले एक पर्टिकुलर ज्यादा फोर्स करता है अट्रैक्ट, बट क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। तो इफेक्टिवली कितना फोर्स है, फाइनली कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप है, जैसे कोई अगर कोई पर्टिकुलर गेम को लेकर एडिक्ट है, उसका उस, मान लीजिए कोई पबजी खेलता है, कोई काउंटर स्ट्राइक बहुत ज्यादा खेलता है ना, तो अब उसका उस गेम के प्रति जो है क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट मान लीजिए वो पर्टिकुलर कोई गेम के लिए अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, खेलने के लिए मन करता है, बट उसमें रिपल्सिव फोर्स भी आते हैं। कौन? मान लीजिए पेरेंट्स। तो पेरेंट्स मान लीजिए अगर बीच में आते भी है, आपके और आपके गेम के बीच में पेरेंट्स आते भी है, तो क्या पेरेंट्स उस फोर्स को जीरो कर पाते हैं क्या? यस और नो? No, sir. नो सर। नहीं, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स अभी भी रह जाता है ना। तो जो फाइनल अट्रैक्टिव Yes. फोर्स रह गया उसी को आप क्या बोलेंगे? इफेक्टिव फोर्स क्या है अभी? नहीं,
तो वैसा ही है, न्यूक्लियर चार्ज तो था, अट्रैक्ट कर रहा था, बट क्योंकि बीच में भी इलेक्ट्रॉन शील्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड करना मतलब उसको अट्रैक्ट होने से रोकना, नहीं, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने से रोकना, शील्ड करना। तो अब फाइनली जो फोर्स फील करेगा वो इलेक्ट्रॉन, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मतलब कुछ अट्रैक्ट हुआ और कुछ रिपेल भी होता है। अट्रैक्ट किससे हो रहा है? न्यूक्लियस से। रिपेल किससे हो रहा है? बीच के इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। चलिए इसको इसको जो है ड्रॉ कर लीजिए इसको, इसमें लिख देता मैं these electrons create shielding effect। शील्ड मतलब समझते हैं ना, उसको रोकना। और इनके बीच में ये फोर्स का कौन सा है? अट्रैक्टिव। ठीक है, तो कुछ अट्रैक्शन है, कुछ आपस में रिपल्शन है, तो जो फाइनल नेट फोर्स जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर हम्म, सर दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने भी रह सकते हैं ना, मतलब एक रहेगा तो भी रिपल्शन होगा ना? बिल्कुल, एक रहेगा तो भी रिपल्शन होगा। ओके सर। बिल्कुल, और ध्यान रहे जैसे सेकंड ऑर्बिट मैंने कितने बनाए? 3, टोटल कितने सेकंड ऑर्बिट? 6 है ना? कितने बनाए? 1 2 3 7 7 बनाए। 7 बनाए ना? तो ऐसा नहीं Yes, sir. 7 में से सिर्फ 3 से होगा ना, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। सातों के सातों रिपेल करेंगे ना यस सर। भाई, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रुका रहता है वहां पे, ऐसे इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, तो ओवरऑल से इस इलेक्ट्रॉन को उन सातों से क्या होगा? रिपल्शन फील होगा। ये तो जस्ट ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाया है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, इसको सातों सात इलेक्ट्रॉन रोकेंगे अट्रैक्ट होने से। वो सातों तो रोकेंगे ही, अंदर के 2 और है, देखिए, दिख रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. वो भी रोकेंगे, उसको अट्रैक्ट होने से वो भी रोकेंगे, बट दोनों का पावर अलग अलग है रोकने का, शील्डिंग करने का पावर अलग है, बताता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? जिस भी इलेक्ट्रॉन के बारे में आप देख रहे हैं, उसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन उसको रोकेंगे अट्रैक्ट होने से। ठीक है, अंदर के भी इलेक्ट्रॉन तो रोकेंगे, उसके ऑर्बिट वाले भी कुछ रोकते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, मतलब सेम ऑर्बिट के भी। हो गया सर। हो गया? ठीक है, देखिए any one electron in an atom, Sir, any one electron in an atom is attracted by all protons in the nucleus and repelled by other electron present in the same shell उसी शेल के इलेक्ट्रॉन
और इनर शेल, और इनर शेल। सर बाहर के शेल्स में? नहीं, बाहर के शेल नहीं इफेक्ट करते भाई, अंदर में न्यूक्लियस है, वहां वो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले से क्या मतलब है? इस रूल में, इस लेटर्स रूल में नहीं करते तक, बाकी दूसरे भी रूल्स हैं कैलकुलेट करने के, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें उन लोगों ने कंसिडर किया है। ठीक है भाई, अंदर वाला जब रिपेल कर रहा है तो बाहर वाला भी रिपेल करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट इन्होंने, इन महाशय ने इस रूल में कंसिडर नहीं किया है, उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया, आउटसाइडर्स को, जैसे बॉलीवुड में हो रहा है आजकल। ठीक है, चलिए। सर ये जो रूल है वो उस एटम के हर इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट का हो, सेकंड ऑर्बिट का हो, मैंने कौन सा एग्जांपल, थर्ड ऑर्बिट का। ठीक है, अभी हम लोग जैसे आगे हाँ, बढ़ेंगे सर। ना, धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, आज को पूरा लेक्चर जाएगा इसमें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अपने आप। ओके सर। तो लिख रहे हैं ये, रिपेल्ड बाय अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल और इनर शेल, फुल स्टॉप। he established a simple relationship, for determining the net attraction on an electron. So net attraction on an electron. Simple relationship for determining the net attraction on an electron. देखिए, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, इसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो Z इफेक्टिव है, Z इफेक्टिव क्या समझ में आ गया अभी, नेट अट्रैक्शन, नेट फोर्स क्या है। ठीक है, कुछ फोर्स अट्रैक्टिव है, कुछ फोर्स रिपल्सिव है, तो नेट फोर्स क्या है भाई, तो नेट फोर्स के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसको बोलते हैं यहाँ पे शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं उनके लिए एक वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, अभी आगे सीखेंगे। जेड तो पता है सभी को, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। हाँ सर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अभी आपको कि सिग्मा क्या है, ये जो शील्ड कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, उसकी पावर क्या है शील्ड करने की, वो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे। सोचिए अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता अंदर, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाता, 0 जीरो, कोई रोकने वाला नहीं उसको, सिग्मा का वैल्यू 2 जीरो हो Yes, जाता। sir. और मान लीजिए ये एटम कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 2 8 9, 9 मतलब फ्लोरीन है। ठीक है, मान लेते हैं सॉरी 10 है, कुछ भी मान लो ऐसा, जैसे 10 है तो 10 ही ले लेता है, चलो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, नियॉन, तो इसका जेड क्या होगा, 10। yes तो अगर मान लेते हैं बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो प्रोटॉन तो 10 रहेगा, तो जेड इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाता, सिग्मा वैल्यू 0, जेड क्या उसका 10, तो 10 हो जाता है। yes ठीक है, तो मतलब वो फुल पावर के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। 10 से ज्यादा पावर हो सकता है क्या, तो 10 ही प्रोटॉन है उसमें, उससे ज्यादा नहीं। पावर होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब अपने को सिग्मा की वैल्यू क्या है, अपने को कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, वो रूल्स लिखेंगे और एग्जांपल करेंगे। ठीक है, मेन इसमें यही है, ये इसको सिग्मा बोलते हैं, कांस्टेंट है।
इसको कैलकुलेट करना ही मेन है। चलिए, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए और इसके बाद लिखिए अब आगे। लिखिए वैल्यू ऑफ सिग्मा can be calculated by following rules. Can be calculated by following rules. कुछ रूल्स है, रूल का पहला पॉइंट लिखिए। वैल्यू ऑफ सिग्मा कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग रूल्स। रूल्स का पहला पॉइंट लिखिए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। पहला पॉइंट है, बेसिक है। सबसे पहले उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अरेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in increasing order of their principal quantum number. In increasing order of their principal quantum number. In increasing order of their principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम मतलब क्या होता है? Number of orbit. number of orbit n. नहीं, उल्टा बोले, नंबर ऑफ ऑर्बिट इज व्हाट? आप ऑर्बिट काउंट कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम मतलब ऑर्बिट नंबर। yes orbit. दोनों में फर्क है भाई। नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब आप टोटल ऑर्बिट काउंट करके ऐड करके बताएंगे, बट प्रिंसिपल मतलब कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। बताता हूँ। थर्ड पॉइंट लिखिए, फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s और p सबशेल, जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपन फोर्स चेक करना चाह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन अगर s या p सबशेल में है तो उसके लिए रूल अलग है। वो इलेक्ट्रॉन अगर d या f सबशेल में है तो उसके लिए सेट ऑफ रूल्स अलग है। ठीक है, okay sir. तो थर्ड पॉइंट, फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s और p सबशेल, थर्ड का ए, no contribution to the value of sigma no contribution to the value of sigma for electron present in the right side of the orbit, right side, या फिर हायर ऑर्बिट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से मतलब होगा क्या? बाहर वाले? No. नहीं, तो वही लिखा है राइट साइड। मतलब अब एक्चुअली राइट साइड बोलना गलत है, कोई इलेक्ट्रॉन ये वाला दिख रहा हो तो ये तो लेफ्ट साइड हो गया, है ना? तो राइट साइड के बाद ऐसा लिख लीजिएगा हायर ऑर्बिट। higher orbit. हायर और ये ज्यादा
मतलब साइंस के साइंस के लिए ज्यादा सही है, साइंस के लगेंगे हायर ऑर्बिट, राइट साइड और हायर ऑर्बिट। थर्ड का ए, थर्ड का बी, other electron present in the same shell, other electron present in the same shell will have contribution of सर सेम शब्द same shell मतलब orbit, same shell will have contribution of will have contribution of 0.35 each, except the electron in one s subshell, that contributes 0.3 each. ये एक्सेप्शन कैसे बताऊंगा उसके बारे में अभी। सर 0.3 क्या? ईच क्या लिखा है, ईच मतलब हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, ईच मतलब पर इलेक्ट्रॉन। सर वो कंट्रीब्यूशन क्या है 0. बताता हूँ लिख लीजिए पहले, अब बीच में कैसे एक्सप्लेन करूँ, पूरा इसको लिख लेते हैं रूल फिर बताता हूँ। ए और बी हो गया, ये लिखिए फॉर n-1 शेल, n-1 मतलब एक अंदर का ऑर्बिट, मैं अगर फोर्थ ऑर्बिट देख रहा हूँ तो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। n-1 शेल, the contribution will be 0.85 each, the contribution will be 0.85 each. Last point, for n-2th shell and subsequent inner shell, for n-2th shell and subsequent inner shell, the contribution is 1 each. सर सबसिक्वेंट इनर शेल मतलब n-3। हाँ, n-2 के बाद n-3, 4 मतलब जो भी अंदर के शेल होंगे सबका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है वो सबसे बताऊंगा मैं भी, आप फिलहाल रूल लीजिए, पहले गेम के रूल्स तो सेट कर ले, है ना। कोई भी जब गेम खेलना स्टार्ट करते हैं थोड़ी ना एक रूल सुने और कूदे मैदान में, बस हो गया बहुत ना। 4 पॉइंट लिखिए, थर्ड हो गया, थर्ड के 4 पॉइंट थे ABCD। फोर्थ, फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन D और F सबशेल, फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन D और F सबशेल, D और F सबशेल, फोर्थ का भी A पॉइंट लिखिए, समझ में आ रहा है। F और P के लिए रूल अलग है, D और F के रूल अलग है। फोर्थ का A लिखिए,
electron present in the subshell sorry एक मिनट लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, electron present in the same subshell, electron present in the same subshell will have contribution of 0.35 each rest of the electron inner to this subshell, inner मतलब अंदर वाले, inner to this subshell, सर हम्म, आदिश वेटिंग रूम में। अच्छा, हाँ, इसका क्या सॉल्यूशन है वेटिंग रूम का? देखिए, होपफुली मैं लैपटॉप की उम्मीद है, 1 तारीख को मिला अपॉइंटमेंट मेरे को। एक्चुअली अभी लैपटॉप भी लोग जो है अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही देख रहे हैं, है ना। एक ये एप्पल का सर्विस सेंटर है ना नागपुर में, तो इस रीजन में पूरा एक ही है। नागपुर बात सीधे किधर है, मुंबई में है। तो वो लोग अपॉइंटमेंट बिना देख ही नहीं रहे, ये हालत है ना। मतलब इंसानों से ज्यादा वैल्यू जो है गैजेट की हो गई। इतना तो भाई डॉक्टर भी देख लेता है। हाँ, B point, rest of the electron inner to this subshell will have contribution of 1 each. Will have contribution of 1 each. ठीक है सर एक और बार रिपीट कर। हाँ, rest of the electron, fourth का B, rest of the electron inner to this subshell will have contribution of 1 each. 1 each. Full stop. और सर ए पॉइंट का लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। ए पॉइंट का हाँ। लास्ट। हाँ, electron present in the subshell, same subshell will have contribution of 0.35 each. ओके। ठीक है, चलिए। निवेदित, मैं तुम्हारे लिए ना अभी एक कॉन्फ़िगरेशन करके लिखी शॉर्टकट बता दूंगा अभी, तो तुम भी कर लोगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया तो सब कहानी खत्म हो जाती, कर लोगे तुम भी। रूल्स भाई अभी लिखा है, सबके लिए नया है। तो देखिए कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए ये कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मैग्नीशियम ले लेता, मैग्नीशियम। म्यूट करिए, किसी का म्यूट नहीं है। मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन। अब मैं पूछ रहा हूं कि जो 3s सबशेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को बताओ जेड अट्रैक्टिव क्या है, मतलब वो न्यूक्लियस से कितना अट्रैक्ट हो रहा है और इनसे कितना रिपेल हो रहा है, फाइनल उसका अट्रैक्शन क्या आ रहा है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको से 1 + 1 लिख सकता हूँ। यस ठीक है, सर। यस सर। तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हो, वो अब वो तो सेम सबशेल में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लेते अपन, ये वाला, इसके लिए चेक करना है हमें। ठीक है,
तो जेड इफेक्ट निकालने के लिए जेड तो पता है 12, सिग्मा निकालना है। सिग्मा कैसे निकालेंगे, रूल्स क्या था? वो बोल रहा है कि इसके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उससे कोई मतलब नहीं है, बाहर है भी नहीं कोई, पहला पॉइंट। अब ये जिस इलेक्ट्रॉन पे आपको फोर्स पूछा गया है वो इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है? एस एस सबशेल। एस सबशेल के रूल लगेंगे। पहला रूल, राइट साइड या हायर जो रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बी, एस सबशेल का जो 0.35 लगेगा, एक्सेप्ट 1s सबशेल। 1s सबशेल सिर्फ हीलियम पॉसिबल है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये वाला जो बताता हूँ अभी इसका मतलब, ये वाला सिर्फ हीलियम के केस में आएगा, वैलिड रहेगा। ये जो एक्सेप्शन लिख लीजिए वहां पे, हीलियम वाली। अच्छा, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पे कंट्रीब्यूशन देख रहा हूं, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं फोर्स देख रहा हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन खुद को शील्ड करेगा क्या? बताइए। नो नहीं ना, मतलब जैसे 12 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं फोर्स चेक करता हूँ कि नेट फोर्स क्या है अट्रैक्टिव, तो उसको तो नहीं काउंट करेगा ना। 12 इलेक्ट्रॉन में से उसको छोड़ के बाकी 11 इलेक्ट्रॉन इसको फोर्स लगा रहे होंगे, इसको रिपेल कर रहे होंगे, यस सर ठीक यस है। सर। समझा रहे हैं ना भाई? एग्जाम्पल अपन क्या सर लेंगे? फोकस सर चला ब्लर हो गया गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट समझा ना मैं जो अभी बोल रहा था कि भाई 12 इलेक्ट्रॉन है तो किसी एक पे फोर्स देख रहा हूँ, तो उस एक पे 11 मिलकर लगाएंगे ना फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, यस सर ठीक है। तो मेरे को 11 की वजह से देखना है, उसके ऊपर 12वें के ऊपर, तो ये तो कम नहीं होगा। अब सेम ऑर्बिट में, तो ये कौन सा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में है? यस यस तो सर। थर्ड ऑर्बिट में जिस इलेक्ट्रॉन पे देख रहा हूं उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब थर्ड ऑर्बिट में? एक एक, 1 1। तो वो इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करने में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? तो आप मुझे बताइए, सेम ऑर्बिट वाला ज्यादा रिपेल करेगा या अंदर के ऑर्बिट वाले ज्यादा रिपेल, ज्यादा रोकेंगे, शील्ड कौन करेगा ज्यादा? इधर वाले या? अंदर वाले करेंगे। अंदर वाले। क्यों भाई? अंदर वाले न्यूक्लियस के ज्यादा पास है ना, तो न्यूक्लियस को ज्यादा घेर पा रहे अच्छे से, बाहर वाला तो उसी के साथ साथ घूम रहा है, सही है? यस सर। यस सर है ना? तो इसका मतलब जो इसके साथ के ऑर्बिट में देखिए उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, कम है। देखो कितना कंट्रीब्यूशन है, 0.35। 3.5 किसका? जो सेम ऑर्बिट में है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है सेम ऑर्बिट में? 1 इंटू 0.35। देखो, ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.35 एक ही है, प्लस n-1, तो ये हो गया nth ऑर्बिट। n-1 ऑर्बिट कौन है? सेकंड सेकेंड। सेकेंड सेकंड ऑर्बिट में ऑर्बिट कितने, हाँ सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 8 8 8 8। और एक मिनट,
क्या क्या हो गया? मिक्सचर जो होता है ना अपना ये ग्राइंडर, उसमें से धुआं फेंक रहा है। धुआं फेंकने लगा, कुछ तो फंस रहा उसमें, उसकी वजह से फ्रिक्शन से जो है। ठीक है, तो n-1 ऑर्बिट कौन सा है? सेकंड Second इलेक्ट्रॉन है 8, 8 और एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन क्या है? एक का 0.85 0.85 तो 8 की वजह से कितना हो जाएंगे? 8 इंटू 0.85 0.8 तो अभी अभी समझ करके में आ रहा देखा है? तो हो गया पूरा। हाँ सर। हो गया, ठीक है। तो प्लस n-2 कौन सा है? फर्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा। 2, कंट्रीब्यूशन 1 each 1 क्या आएगा ये? 9.15 ये आंसर नहीं फाइनल, ये क्या है? सिग्मा है। मतलब इतने Right. वैल्यू से ये सारे इलेक्ट्रॉन इतने वैल्यू से मिलकर उस आखिरी इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट किससे कर रहा है? 12 के पावर से। mg के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज है? 12। तो 12 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा है और 9.15 से रिपेल कर रहे हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन अंदर के। तो नेट चार्ज, तो नेट फोर्स क्या हो गया? इससे अट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे रिपेल कर रहे हैं, नेट फोर्स क्या हो गया? 2.8 2.85 ये आंसर हो गया। इसका कोई यूनिट नहीं होता। देखिए, किसी को डाउट तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब ये कन्फिगरेशन कैसे लेते थोड़ा मैं भी उसको बता दूं नवजीत को, तब तक एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग क्वेश्चन करिए। ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। अब ये वाला 0.3 कब के लिए है? जब 1s सबशेल की से बात करेंगे। ये वाला 1s सबशेल के इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे, मतलब हीलियम ले लेते हैं, हीलियम 1s2, ये होता है कन्फिगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 क्या लेना? 1+1। जब इस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, इसको रिपेल करने वाला कौन है? एक ही है। 1s का ही इलेक्ट्रॉन की, तो 1s के ही इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूं और उसको रिपेल करने वाला भी कौन है? 1s का इलेक्ट्रॉन है। इस केस में जो z इफेक्टिव होगा वो होगा 2 माइनस 0.35 0.3 0.3 1.7 ठीक है, सिर्फ 1s के केस में। ऐसा क्या एक ही जगह आता है हीलियम ओके में। ठीक है, वो एक्सेप्शन जो है इसको लिख लीजिएगा, याद रहेगा फिर। एक मिनट। ठीक है, सारी चीज बता दी मैंने। चलिए, कौन मीटिंग रूम में है? श्रेया। सर हाँ, सर वो एक बार सिग्मा की वैल्यू एक बार समझा दीजिए ना। समझ लिया, बस थोड़ा सा एक और। समझ गया है, फिर भी मतलब मेरा बोलना काफी अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, अरे भाई, हमने हर ऑर्बिट मतलब जिस इलेक्ट्रॉन पे, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस ऑर्बिट पे हम लोग देख रहे हैं तो ये n से ये n-1। कोई बोले नहीं भाई, मेरे को जो 2p का ये जो 6 इलेक्ट्रॉन, इनमें किसी एक इलेक्ट्रॉन का बताओ, तो फिर 2 वाला कौन सा हो जाता है? nth ऑर्बिट। ये वाला क्या हो जाता है? n-1। नहीं है ना, कोई रूल नहीं Yes, होता कि sir. यही nth ऑर्बिट रहेगा। जिस इलेक्ट्रॉन के से पूछेगा फोर्स, वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में, वो nth ऑर्बिट होगा। ठीक है, तो भाई मैंने पूछा इस इलेक्ट्रॉन पे, कोई भी ले लीजिए, इन दोनों एक ही है, सेम ऑर्बिट में, सेम सबशेल में। तो सेम ऑर्बिट के कंट्रीब्यूशन लिखाया 0.35 एक इलेक्ट्रॉन का। तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें सेम ऑर्बिट में?
एक 1 into 0.35, देखो सेम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही है ना, थर्ड ऑर्बिट में यस सर। दो ही थे, देखो दो थे, एक पे तो मैं फोर्स देख ही रहा हूँ, उसके ऊपर फोर्स लगाने वाला तो सिर्फ एक ही बचा ना। यस ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन मतलब वो कितनी ताकत से उसको शील्ड करेगा। तो सेम ऑर्बिट वाले का ताकत कितना है 0.35, एक अंदर वाले ऑर्बिट का ताकत कितना है 0.85 ताकत है, हर एक इलेक्ट्रॉन का पावर। और उनके अंदर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का ताकत क्या है 1, हर एक इलेक्ट्रॉन का। समझ गया। n-1 समझ गया ना, n-1 के इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 8, n-1 क्या है, अगर ये थर्ड nth है, n-1 सेकंड ऑर्बिट दो है, तब शेल 2 और 6 8 इंटू पावर क्या है 0.5, n-2 फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन 2 इंटू। यस सर। राइट। चल क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट Z effective for electron, calculate Z effective for electron in 4s and 3d subshell calculate Z effective for electron in 4s and 3d subshell of iron In atom 4s 4s and 3d 4s and 3d subshell of iron atom ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करिए, म्यूट कर लीजिए, मैं तब तक इसको थोड़ा सा निवेदित को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर 4s का अलग से और 3d का अलग से, ऐसा ना, मतलब दो पार्ट्स है ना क्वेश्चन के। हाँ बिल्कुल दो, इसमें दो बार आप करना है, एक बार 4s का अलग निकालना पड़ेगा, रूल्स अलग है, और 3d के इलेक्ट्रॉन का अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहे रूल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो गलती होने का चांस ज्यादा होगा। जब भी कोई अपन पहली बार सीखे लाइफ में, पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो शॉर्टकट मत मारिए, भले आपको कितना भी आता हो क्वेश्चन, कितना भी कॉन्फिडेंस हो, शॉर्टकट मत मारिए पहली बार। तो भी 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, बाकी क्वेश्चन में मारिएगा शॉर्टकट। ठीक है, चलिए निवेदित आप हैं? सर हाँ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने, बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्लास 9 में ही पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल सोडियम का लिखते थे, कैसे लिखते थे, याद आया? राइट सर। कैसे लिखते थे? तो ये कौन सा शेल था, के एल एम ऐसे करते थे। के एल एम एन शेल जो है उसको भी नाम दे देगा ऑर्बिट। ये तो क्लियर होगा, शेल ही क्या होता है, ऑर्बिट होता है, चक्कर। ठीक है, तो अभी उसको के एल एम एन शेल के टर्म्स में ना बोल के उसको ऑर्बिट नंबर बोलते हैं, उसको एन से गिनते हैं, स्मॉल एन से। ये कौन सा ऑर्बिट होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे इनफाइनाइट। ऑर्बिट के टर्म्स में क्यों बोला गया नंबर के टर्म्स में, क्योंकि बेसिकली इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं। बट इनफाइनाइट अल्फाबेट होंगे क्या, नहीं, समझ आ रहा है ना? यस सर। मतलब क्यों किसी ने शेल नाम को ऐसे बदल के ऑर्बिट नंबर कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में ऑर्बिट नंबर जो होते हैं एटम में इनफाइनाइट होते हैं, बट अल्फाबेट के एलिमेंट तो इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते ना, इसलिए उसको चेंज कर दिया नया। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। तो अब ये अपने 9 तक पढ़ा, 10 तक पढ़ा है। अब क्लास 11th में हम लोग जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, या फिर क्या होता है आपका, ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो श्रोडिंगर ने जो है, श्रोडिंगर मॉडल है, जैसे बोर मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, तो श्रोडिंगर मॉडल है, उन्होंने बोला कि नहीं, ऑर्बिट के अंदर मतलब शेल के अंदर भी, जैसे घर के अंदर भी रूम्स होते हैं, घर है, घर के अंदर रूम्स होते हैं अलग अलग, उन्होंने बोला कि ये शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं।
अलग अलग, अगर ऑर्बिट को अलग अलग घर मान लो तो उन्होंने बोला कि जो एक नंबर का घर है, मान लो एनएमसी ने मार्किंग किया हुआ है हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ठीक है, यस सर, ठीक है। तो हाउस नंबर 1 में एक ही रूम है और उस रूम का नाम है एफ। तो ये अगर शेल है तो रूम्स को नाम क्या बोल दिया गया? सब शेल, सब रूम। सब शेल, सब शेल मतलब शेल है तो सब शेल। यस सर, जो एक नंबर का मकान है उसमें एक ही रूम है और उस रूम का नाम है एस सब शेल। जो 2 नंबर का मकान है हाउस नंबर 2, उसमें 2 कमरे हैं, पहले कमरे का नाम है एस, दूसरे कमरे का नाम है पी। जो तीसरे नंबर का कमरा है, देखो यहीं तक काम आएगा, ज्यादा दूर तक नहीं काम आएगा अपने को, 4 तक भी अपन ने पढ़ लिया तो काम हो जाता तुम्हारा यार। जो तीसरे नंबर का कमरा है, देखो जितने जो घर का नंबर है उतने ही कमरे हैं, देखो तो। यस सर, एक केस में 2 3 सब शेल, लास्ट में एसपीडीएफ। हाँ बस बस सही पकड़े हैं। देखो पहले नंबर के घर में एक कमरा, दूसरे नंबर घर में 2 कमरा, तीसरे नंबर घर में 3 कमरा। अब ऐसा हो सकता है कि ये मान लो घर आसपास के, ऐसे आसपास कैसे है, आसपास कैसे लोकेलिटी में है, तो क्या है जरूरी है कि हर घर का जो लेवलिंग सेम होता है, हर बिल्डिंग का लेवलिंग सेम होता है, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं सर, नहीं। तो ये जो कमरे हैं एस पी डी एस पी एस एस, हो सकता है ना कि मेरे बाजू वाले घर का, मेरा रूम और बाजू वाले घर का रूम का हाइट थोड़ा ऊपर नीचे हो, यस, ठीक है। तो आपको बोल दिया जाए कि ऐसे 4 बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 1 2 3 4, इन बिल्डिंग के सभी कमरों को, सभी रूम्स को हाइट के टर्म्स में अरेंज करो। तो आप देखेंगे भाई जमीन से किसका हाइट ज्यादा है किसका कम। वैसे यहाँ बोला जा रहा है कि इन सबशेल्स को एनर्जी के टर्म में अरेंज करो, ठीक है। यस, तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन रहेगा? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से सबसे पास सबसे पास 1 एस। 1। और ऑर्बिट में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन बहुत पास रहेगा उसका अट्रैक्शन क्या रहेगा? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा अगर रहेगा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा या कम? स्टेबल रहेगा, ज्यादा रहेगा। स्टेबल रहेगा। और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी खुद की एनर्जी क्या होती है? कम। यस, एक छोटा बच्चा 4-5 साल का है, कितना भागता है घर में, इधर उधर तोड़ फोड़, तो अपन क्या बोलते हैं? अरे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, बोलते हैं ऐसे। मतलब एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, कम स्टेबिलिटी ज्यादा एनर्जी कम। कम। वैसे ही पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस से ज्यादा पास होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम। इसका मतलब जो एनर्जी का ऑर्डर है वो क्या होगा? सही है, देखो यस सर, क्लियर है? बस ऑर्डर में लिख लो। अब सबसे पहले क्या आएगा? अब ये क्योंकि एस एस काफी जगह है इसलिए हर एस के आगे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि भाई मेरा ये मकान है। अब जैसे मान लो 2 स्कूल है आसपास, स्कूल में क्लासरूम कैसे होते हैं? नंबरिंग होता है क्लासरूम का, 1 2 3 4 5। यस, मान लो मैंने स्कूल के क्लासरूम में नाम रखा है एस रूम, पी रूम, डी रूम, ऐसे। अब 2 आजू बाजू स्कूल है, दोनों स्कूल में एसपीडीएफ से नाम रखा गया क्लासरूम का। तो आप अब किसी को एड्रेस बता रहे हो कि तुम्हारा सेंटर जो है सीबीएसई बोर्ड का सेंटर एस रूम में पड़ा है। अब तुम गए, मालूम चला रहे एस रूम इस स्कूल में भी है, एस रूम से तुमको बोलना पड़ेगा ना भाई इस स्कूल के एस रूम में। यस सर, वैसे ही है कि एस रूम यहाँ भी, एस रूम यहाँ भी, तो वो एस रूम बोलने के लिए तुमको बोलना पड़ेगा कि किस घर का वो रूम है। 1 क्या हो गया? घर, उसका। इससे ज्यादा एनर्जी सेकेंड रूम के सेकेंड। 2s 2p, जिस ऑर्डर में लिखा है वैसे, ठीक है। 1s 2s 2p। उसके बाद 3s अभी क्या आना चाहिए था? 3D आना चाहिए था ना। 3D। यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, आपको अलग से लेक्चर बताऊंगा। 4s आएगा। फिलहाल तो इससे ज्यादा आपको काम आएगा ही नहीं, बस 4p भी काम नहीं आएगा, जान दीजिए, कंफ्यूज क्यों होना।
ठीक है, Yes. यही ऑर्डर होता है, बस एक यहाँ उल्टा हो गया, बस एक याद रहेगा, ध्यान रखेंगे। Yes, sir. ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या जरूरी क्या कि हर रूम की कैपेसिटी सेम हो, साइज सेम हो? No, sir. नहीं, किसी रूम में 2 आएंगे तो 2 लोग बेडरूम में, किसी रूम में 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। Yes. तो इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम है कि जिस रूम में अगर 2 बंदे सो रहे हैं, एक भी तो सो सकता था, है ना, मैक्सिमम 2, मतलब 2 हो सकता है, कुछ भी। तो एस वाले रूम की, जहां भी एस रूम होगा, एस रूम की कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो है 2 मैक्सिमम। बी 2. रूम में 6 लोग आ सकते हैं मैक्सिमम, डी में 10 मैक्सिमम है। ठीक है, Yes. क्लियर है? अब जैसे Yes, sir. मैंने यहाँ पे लिखा था सोडियम 281, तो सोडियम का इस मायने में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अब जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, सोडियम के इलेक्ट्रॉन 11 हैं, Yes, sir. उन 11 इलेक्ट्रॉन्स को इसी ऑर्डर में भरते जाना है। भर दो। 1 है, हिमांशु सर, सॉरी टू इंटरप्ट, हो गया आंसर, निकल गया। ठीक है, 2 मिनट बस, हो गया बस। हाँ निवेदित, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 2. 2। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऊपर लिखूंगा। नेक्स्ट ऑर्डर में क्या है? 2s में कितने? 2. नेक्स्ट क्या है? 2p. इसमें कितने मैक्सिमम? 6. अच्छा, ऐसा नहीं कि 11 इलेक्ट्रॉन है, आप 20-22 भर दिए। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए भरने के लिए, क्यों? Yes, sir. अरे अभी भाई, एक बाकी है. हाँ एक ही बाकी है। अब कहाँ जाएगा वो एक? 3s. 3s 1. राइट सर, खत्म। समझ गया. खत्म। जितने इलेक्ट्रॉन है भरते जाओ, इन्हीं ऑर्डर में भरते जाओ। अभी फिलहाल इससे ज्यादा ऑर्डर जाएगा भी नहीं। Yes, sir. इधर देखो मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 कितने हुए? 2 4 6 10 3s2 12 खत्म। Yes, sir. समझ गया सर. ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लो और ये क्वेश्चन ट्राई करो, या फिर एक काम करो, ये क्वेश्चन तो मैं भी सॉल्व भी कर दूंगा। ये क्वेश्चन फिलहाल तुम लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन सबके साथ ट्राई करना। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने, तो चलिए आंसर बताइए। 4s वाले का क्या रहा आंसर? सर मेरे हिसाब से, मतलब गलत भी हो सकता है, पर सर 4s का आ रहा है जेड एफिशिएंट वैल्यू 5.45। जेड एफिशिएंट नहीं, जेड इफेक्टिव। सर मेरा जेड इफेक्टिव 6.45 आ रहा है। मेरा क्या आ रहा है? 3.75 आ रहा है। 6.45 3.75. 3.75. हाँ सर, फिर The 3. correct answer is Z effective for 4s 3.75 और आप जीत गए 1 करोड़ रुपया। अच्छा, 3D वाले का? अरे 3D वाले का Z effective 4.25. 7.45। 4.25 4.25 sir. 4.85 4.85 है ना? एक वो एक सीरियल आता है, भाभी जी घर पर है, देखते हैं क्या आप लोग? उसमें वो एक रिक्शे वाला रहता है, उससे कुछ भी बोलो तो ऐसे ही मुंह बनाता है ना। मुझे भी हाँ वैसे मुंह राइट, बनाने का याद मन आया कर रहा याद आया। है। आप लोग जैसे आंसर बता रहे हैं ना, तो मुझे वैसे मुंह बनाने का मन कर रहा है ऐसे। गलत है। 6.25. 6.25 गुड। किसने बताया? अभिराम. अभिराम, गुड। 6.25। इसमें लोग गलतियां करते हैं, मुझे पता था, बट एक ने सही बता दिया। चलो चलिए, तो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए, तो निवेदित आप भी इसको फिलहाल अभी लिख ही लीजिए, पहला वाला, दूसरे वाले से सॉल्व करिए। Yes, sir. ठीक है, सबसे पहला काम क्या था? कॉन्फ़िगरेशन लिखना, आयरन। तो लिख लेता हूँ पूरा, शॉर्टकट नहीं मारता मैं।
तो 1s2 2s2 2p6 देख लो, यह इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 3s2 3p6। अब इसको 4s2 3d6 लिखना पड़ेगा और सेकंड पॉइंट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, याद है ना, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ। क्या लिखा है देखो तो, Yes, sir. ठीक है। पहली बार लिखेंगे तो 4s2 3d6 लिखना होगा, बट दूसरा ही पॉइंट है कि उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम मतलब कि ऑर्बिट नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। कर दिया, 1 2 3 4। अब 4s से किसी एक इलेक्ट्रॉन पे आपको निकालना था। फॉर 4s इलेक्ट्रॉन, जिनका गलती हुआ है वो चेक करिए ना खुद से। जितना ज्यादा आप अपनी गलतियां ढूंढने में हो जाएंगे उतना ही आपको अच्छा होगा एग्जाम में। क्योंकि भाई कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सारे क्वेश्चन एक बार में सही कर लेंगे, गलतियां होंगी। और मोस्ट ऑफ द चांसेस में ये होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान खुद की गलतियां ढूंढ ही नहीं पाता, फिर से सॉल्व करता है, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। एग्जाम हो जाता है, घर पे आता है, मान जाता है, अरे ये तो दिखाई नहीं वहां पर, है ना। जितना एक्सपर्ट आप हो जाए खुद की गलती ढूंढे उतना आपके लिए अच्छा है। ढूंढिए ढूंढिए, जब तक मैं सॉल्व करता हूँ। सर समझ गया गलती। समझ गया, ठीक है। जिनको नहीं समझा वो भी ढूंढिए। तो 4s के इलेक्ट्रॉन तो कोई एक इलेक्ट्रॉन से निकालना है, उसको छोड़ दीजिए। तो फोर्थ ऑर्बिट में कितने बचे, फिर एक ही बचा, है ना। तो 1 into 0.35, फोर्थ ऑर्बिट ही अपना nth ऑर्बिट है, हाईएस्ट ऑर्बिट। सेम ऑर्बिट कितने थे, 0.35 प्लस n माइनस सर 1 एकदम ऑर्बिट। से लाइट पता नहीं क्यों कम हो गया, थोड़ी ब्राइटनेस कम हो गई। अच्छा अंधेरा हो गया ना बाहर। वो दिन वाला क्लास लेता तो उसमें नहीं प्रॉब्लम आता है। ये एलईडी लगा हुआ है शायद, 12 वॉट का ही है शायद, इसीलिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। बीच में से दिख रहा है इधर। हाँ यस सर, सर दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है, आप पढ़ा दीजिए। n माइनस 1 ऑर्बिट कितने ये हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 6 12 14। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 0.85 यस प्लस ये n हो गया, n माइनस 1 हो गया, n माइनस 2 हो गया, और ये वाला सब्सिक्वेंट। हाँ सब्सिक्वेंट, तो सब सेम ही है। तो टोटल कितने बचे, रेस्ट ऑफ दी 6 2 8 2 10। 10। ये क्या आता है, 22 पॉइंट कुछ आता है, 22.25। ये लो। तो अगर सिग्मा ये आ गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड क्या है इसका 26 माइनस 22.25। सर ये नेक्स्ट वाले में प्रॉब्लम हुआ है। हाँ ठीक है, मैं उससे भी आ रहा हूँ। फॉर 3D इलेक्ट्रॉन, ये समझा गया सभी को, यस सर। यस ठीक सर। है। Yes, sir. निवेदित, तुमको समझा निवेदित, सर थोड़ा सा। थोड़ा सा। यस सर। देखिए देखिए 3D पे आ रहा। अब 3D पे आया तो पहला रूल क्या था कि आउटर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब रहेगा क्या, आउटर मतलब हायर ऑर्बिट, नो सर। No. 4s कट, ठीक है। यस अब 3D में आने के बाद जो रूल है ना, आप लोग बहुत लोग यही गलती किए, डी और एफ के लिए रूल सबशेल से चल रहा है,
और s और p के लिए ऑर्बिट से चल रहा है। जो बेसिस है चलने का, कंट्रीब्यूशन अलॉट करने का जो बेसिस है, s और p में इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिट का बेसिस देखिए, ऑर्बिट से किया ना मैंने, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। बट डी में जब जाएंगे डी और एफ में, तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे सबशेल से चल रहा है, सेम सबशेल। सेम सबशेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एक पे जगह तो कितने बचे? 5। Yes. भाई 6 है और एक पे तो आप देख ही रहे हैं सर कि क्या उससे इफेक्ट, 5 ही बचे ना बाकी के। यस सर। 4s कैसे कट गया? तो सिग्मा क्या हो जाएगा? सेम सबशेल का कंट्रीब्यूशन क्या 0.8 पर कितना था? 35 ना? 3.5. 35 भी था ना? यस सर। Yes, sir. सेम सबशेल का 0.35। सबशेल बोल रहा हूं मैं, ऑर्बिट नहीं बोल रहा। सबशेल मतलब वो डी वाला। तो डी सबशेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। यही प्रॉब्लम होगा। हाँ पता है मुझे, यही गलती होती, जबकि आपको लिखा है ना उसमें। उसके बाद बोला गया रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे, कितने बचे? 6, 2 8, 18. 14, 16, 2 18। उनका कंट्रीब्यूशन कितना? 1. 1। 5 ने 15, 5 5 जा 25, 150, 1.7, 19.75। Yes. Yes, sir. जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा? 26 6 minus point. 19.75। Yes, sir. कोई शक बताइए, अब कहीं कोई डाउट? No, sir. नो सर। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब अपने वर्ड्स में, कि जो हमने पॉइंट्स लिखे इन वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए, वो हमने इस ढंग से लिखे कि जिससे हमें समझ में आए कि क्या करना है। पर अगर हम उसके शॉर्ट स्टेप्स लिख दे कि बाबा इसको ऐसे ट्रीट करना है, तो वो चलेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने लैंग्वेज, मेरे नोट्स को लिखाने के बाद आप उस चीज को अपने लैंग्वेज समझने के लिए आप जैसे मन कर आप लिखे, बस सही होना चाहिए। सर मैंने वो सबसेल कैसे की जगह सेल लिखा था, इसलिए मैंने कुछ सेम सर, सेम। अच्छा ठीक है, सबशेल है, सबशेल, सेम सबशेल। अरे तुम सेम सेम क्या बोले थे? सेम गलती करी या फिर सेम सबशेल? सेम गलती। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने सबशेल के आगे सेम लिखाया था। ठीक है ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी ये लोग सभी लोग करेंगे क्वेश्चन। अब भाई इसमें अच्छा, तो अब देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, हर एक को क्वेश्चन करने के बाद कुछ ना कुछ मैं इन्फ्रेंस निकालूंगा, मतलब कुछ कंक्लूड करूंगा। तो आप मुझे बताइए 4s इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव ज्यादा है या फिर 3d का? 3D. 3D। 3d का ज्यादा है। 3d का जेड इफेक्टिव ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस से कौन ज्यादा पावरफुली अट्रैक्टेड है, 4s या 3d? जो पास 3D. वाले रहते हैं, मतलब अंदर 3D. वाले। 3D पास नहीं है तो। अच्छा फिलहाल 3d पास में है, ठीक है। जो मतलब 3d वाला ज्यादा है अट्रैक्टेड, ठीक है। हाँ सर। तो जब मैं एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूंगा, तो एटम से चाहूंगा बाहर निकल जाए, तो कौन इजीली निकलेगा? इजीली मतलब कौन पहले निकलेगा? 4s से पहले निकलेगा कि 3d से? 4S. 4S. सभी समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। Yes, sir. भाई जो कम अट्रैक्टेड होगा कम पावर से, वो इजीली बाहर निकल जाएगा। इसीलिए कल जब मैं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करा रहा था, देखिए मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहा था पहले? 4S. 4S। एक्सप्लेन हो गया इससे? तो एक लाइन इसमें लिखिएगा कंक्लूजन में, एक लाइन कंक्लूजन में लिखिएगा, इट कैन बी अंडरस्टूड दैट it can be understood that 3d electron are more strongly attracted it can be understood that 3d electron are
more strongly attracted by nucleus while 4s electron are less. While 4s electron are less. Full stop. Therefore, removal of electron first takes place from ns मतलब कोई भी n ऑर्बिट ns and then after n-1d, मतलब पहले 4s से निकलेगा फिर 3d से निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट takes from ns and then after n-1d. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में लोग गलती करते तो मुझे पता है। अब एक काम करिए, 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग सॉल्व करके लाइएगा, बताइएगा मुझे। अच्छा, असाइनमेंट मिल गया सभी को? चेक कर लिया आप लोगों ने? सर ये लेसन का नहीं था सर। यस, ये वाला नहीं मिला, ये लेसन का नहीं मिला सर, पहले वाली है सर। पहले वाले मतलब? हाँ सर, तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बैंक वगैरह है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बैंक क्या साइन हुआ क्या करते? नो सर, फिर से नहीं हुआ। अच्छा, अभी फिलहाल कुछ भी साइन नहीं हुआ? नो सर, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट Z effective for electron in 4s and 3d subshell of scandium. Question 3, calculate Z effective, तो सेम रहेगा लाइन, for 3s and 3p subshell of phosphorus atom. 3s and 3d. 3p फॉस्फोरस में 3d फिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए कंसेप्चुअल पार्ट। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रेंड पढ़ेंगे। आपने ट्रेंड पढ़ा है 10th में, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बढ़ता है घटता है, जो भी पीरियोडिक ट्रेंड क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो निवेदित, तुमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा अभी कल से, ठीक है? यस सर। पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ना अपने को, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अरे सॉरी, एटॉमिक रेडियस और क्या सर, बहुत है। आयनाइजेशन एनर्जी, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या एनर्जी लगेगा, ठीक है? तो ये सब पढ़ना है, तो आप लोग पढ़ा होगा। तो कल मैं टाइम बताऊंगा निवेदित, ठीक है? तुम एक काम करो निवेदित, तुम किसी से नोट्स लो पहले। किसी से लिया क्या अभी तक नोट्स? नहीं? अरे कुछ बोलोगे? यस सर, बोलना। जल्दी नहीं लिया ना अभी तक नोट किसी का? नहीं लिया। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का नोट किसको सेंड कर दो? हमें भाग गया क्या? वेटिंग में तो नहीं पड़ा है? नहीं, क्लास हो गया लग रहा है, है सर वो क्लास में। हाँ सर, सॉरी सर, वो थोड़ा ग्लिच हो गया था। मैं सुन लिया, मैं सेंड कर दूंगा। तो कैसे सेंड करोगे? तो आईडी काम करो तुम निवेदित,
यस सर। अभी अभी ग्रुप चैट में जाके अपना मेल आईडी लिख दो यस सर। और तुम हमें उस पे लिख के उस पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी से नोट्स भेजना। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के नोट्स भेज दो उसको और तुम उसको पढ़ लो और कोशिश करो कल तक लिख लो। ज्यादा नहीं होगा अभी, 10-15 पेज, 10-12 जो भी होगा, कल कोशिश करो जहां तक लिख लो। अरे वो लेकिन पढ़ लेना पूरा, एक बार लिखो या नहीं लिखो पढ़ लेना, फिर मैं तुम्हें टाइम बताता हूँ कल का, ठीक है? मेल आईडी लिख लो। हाँ जी सर, लिख लिया मैं। लिख ली ना? ठीक है। हाँ सर। चलो तो आज के लिए हम लोग जो है रुकते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर।